हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई मेरे पास कि सर शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स बनाओ कि 2 या 3 पेजेस में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए और एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, और मैंने पूरा का पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस में कवर करवा दिया है। ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं है कि रिविजन नोट्स है, एक एक टॉपिक आपको इस नोट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप आराम आराम से हर चीज़ को, पॉइंट को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। पहली चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ 4 पार्ट्स के अंदर, हर चीज़ को आराम आराम से मैंने समझाया है। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम 1 महीना है या इससे ज़्यादा है तो आप वो जाकर देखना पहले तो। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं। तो आपको पता है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग कितने टाइप की होती है। तो होता है प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, सिंपल सा बताता हूँ। जो छोटे फार्मर करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं, छोटे छोटे लैंड पे करते हैं और इरिगेशन के लिए मॉनसून पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी जो लो होती है क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और साथ में इसको झूमिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे आते हैं तो ये उस एरिया पे करी जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो। ठीक है, और इसमें हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है और लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लेबर लगाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इस वाली फार्मिंग में एक ही साल के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग करी जाती है और यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो लोकल मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की, बड़े बड़े लैंड पे किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक और टूल्स का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन जो होता है वो किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरी कंट्री में भेजने के लिए। और इसमें क्या होता है, बहुत बड़े लैंड पे सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप उगाई जाती है, सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है प्लांटेशन, जैसे टी के असम में बगान वगैरह सुने होंगे आपने, प्लांटेशन वगैरह, वो इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन बताऊं तो हमारे इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन है, खारिफ, रबी और ज़ैद। ठीक है, ये आपको लर्न हो जाने चाहिए। खारिफ की बात करूं तो सो किया जाता है उसे मई या जुलाई में, हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर में, और इसकी क्रॉप है, याद रखना, राइस, जूट, मेज एटसेट्रा। और याद रखना जो खारिफ क्रॉप है ना, उसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए ये मानसून में उगती है, मई टू जुलाई यानी मानसून। बात करें रबी की तो ये सो होती है विंटर सीजन में यानी सर्दियों में, अक्टूबर टू दिसंबर में सो होती है। हार्वेस्ट होती है फेब टू अप्रैल में यानी समर सीजन में, और इसकी क्रॉप है वीट, बार्ले, ग्राम एटसेट्रा। ठीक है, अगर जैद की बात करूँ तो ये सो होती है हमारी अप्रैल टू जून में और हार्वेस्ट होती है समर में ही, मतलब समर में ये सो की जाती है और हार्वेस्ट भी समर में की जाती है। इसकी मेन क्रॉप है कुकुम्बर, वाटरमेलन और एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स की। ठीक है, इंडिया के अंदर 2 टाइप की क्रॉप होती है यार, एक तो होती है फूड क्रॉप और एक होती है नॉन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होती है, जो खाने के लिए यूज करते हैं, और नॉन फूड क्रॉप क्या होती है, जो खाने के लिए यूज नहीं करते। तो सबसे पहले फूड क्रॉप है आपका राइस। ठीक है, इसको ग्रेन क्रॉप भी कहा जाता है, राइस, व्हीट, ठीक है, मिलेट्स, मेज और पल्सेस, ये सारी की सारी क्या है, ग्रेन क्रॉप्स, यानी इनके दाने होते हैं। जैसे आपको पता है राइस के दाने होते हैं, अनाज के दाने होते हैं। तो राइस क्या है, खारिफ क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेनफॉल चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर। ओके, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। एल्यूवियल सॉइल पे बहुत अच्छी उगती है और ये स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब है कि ये मेन इंग्रेडिएंट है, ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर ये खाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो वेस्ट बंगाल है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये वेस्ट बंगाल में बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आती है तो पानी वगैरह मिल जाता है वहाँ पर। बात करें वीट की, वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सीरियल क्रॉप है राइस के बाद। रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर चाहिए होती है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। मेन एरिया जहाँ पर वीट उगाया जाता है ना इंडिया के अंदर, वो गंगा सतलुज प्लेन और डेक्कन प्लेटू है। लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है राइस वीट का वो यूपी है अपना। ठीक है, मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स का मतलब होता है अनाज के दाने जो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं, इसको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है ये। 3 मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। मेन ज्वार की बात करें तो वो 3rd इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है, 1st नंबर पे राइस, 2nd नंबर पे व्हीट, 3rd नंबर पे ज्वार। ठीक है, ये रेन फेड क्रॉप है, मतलब इसको ज़्यादा इरीगेशन, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करूँ तो वो है अपना महाराष्ट्र। ठीक है, MJ माइकल जैक्सन मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था जब मैंने चैप्टर समझाया था आपको। बाजरे की बात करें तो बाजरा सैंडी और ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा उगता है, और बाजरा यानी बंजर ज़मीन, और बंजर ज़मीन ज़्यादातर हमें राजस्थान में मिलती है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाजरा का राजस्थान है। रागी की बात करते हैं।
आयरन में, कैल्शियम में ये रिच होता है, ठीक है। और क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन में ज़्यादातर उगाई जाती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी उगती है रेड, ब्लैक और सैंडी और लोमी सॉइल में, ठीक है। और लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है रागी का वो है कर्नाटका। मैंने कहा था राजा कुमारी आपको लर्न करना है, तो आर से रागी और के से कर्नाटका, क्योंकि जो राजा कुमारी है वो भी साउथ इंडियन है। बात करते हैं मेज़ की। मेज़ होता है भुट्टा, वो भी एक खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है जिसको भांगर कहते हैं, वो उस पर जो मेज़ है वो बहुत अच्छा उगता है, ठीक है। इसको एज अ फूड और फोडर दोनों यूज़ किया जाता है, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए भी और खुद भी खाते हैं भुट्टा, आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज़ का। पल्सिस की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सिस का और कंज्यूमर भी है, मतलब सबसे ज़्यादा पल्सिस इंडिया ही उगाता है और इंडिया खाता भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन रहते हैं। तो प्रोटीन का जो मेन सोर्स है ना वो पल्सिस है वेजिटेरियन डाइट में, ठीक है। मेजर जो पल्सिस होती है वो कौन सी होती है? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम, ठीक है। और इसको जो पल्सिस है ना उगाई जाती है ना वो ज़्यादातर रोटेशनल के लिए यूज़ करी जाती है। मैं आपको बता दूं, जो पल्सिस है वो एक लिग्यूमिनस क्रॉप है। लिग्यूमिनस क्रॉप का मतलब होता है वो सॉइल को मतलब क्या करती है, दोबारा से फर्टाइल बना देती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने 9th में पढ़ा होता है, एक लिग्यूमिनस बैक्टीरिया भी होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए पल्सिस को उगाया जाता है। मतलब अभी चावल उगा लिया, फिर सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा सही करने के लिए क्या उगा लिया, दोबारा से पल्सिस उगा ली, फिर कुछ और उगा लिया, फिर पल्सिस उगा ली, ऐसे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है पल्सिस का वो है एमपी, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शुगर अदर देन ग्रेन क्रॉप्स की। अब देखो शुगर केन, अनाज के दाने तो नहीं है ना, शुगर केन का तो गन्ना होता है पूरा, ठीक है। खारिफ क्रॉप है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में उगाया जाता है। ग्रो वेल ऑन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छा उगता है गन्ना। 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल, अलग अलग सॉइल पे भी उग जाता है। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर चाहिए। नीड मैनुअल लेबर, गन्ने को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है? मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं, समझ लो, मशीन से आप गन्ना नहीं उगा सकते। सोइंग से लेकर हार्वेस्ट यानी बोने से लेकर काटने तक मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? यूपी के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स क्रॉप होती है, जैसे आपने ग्राउंडनट्स का तेल सुना होगा, सनफ्लावर का तेल सुना होगा, तो ये सारे के सारे ऑयल सीड्स है, ठीक है। ऑयल सीड्स क्रॉप आर दोज फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल बनाए जाते हैं, उसको हम ऑयल सीड्स कहते हैं। 12% जो जितनी भी इंडिया के अंदर क्रॉप उगती है ना, उसका 12% सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक्स। आपको पता है कि अपने ऐड देखी होगी कि मेरे गहरे सुनहरे बालों का राज है वो है सनफ्लावर ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यानी ये कॉस्मेटिक्स और सोप वगैरह बनाने के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ग्राउंडनट्स की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट्स का इंडिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, ठीक है। चाइना की बात ना ही करें, अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल ये भी एग्जाम्पल है ऑयल सीड का। टी की बात करते हैं, ठीक है। टी जो है वो बहुत अच्छी उगती है कहाँ पर? डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पर उगती है? ग्रो वेल इन डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल पे, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, यानी बहुत बड़े एरिया में एक साथ उगाया जाता है। जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया में लेकर आए थे और ये लेबर इंटेंसिव है, यानी टी को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा दार्जिलिंग के बहुत बड़े बागानों में जो फीमेल है वो पत्तियां काट काट के अपने बैग में डालती है। कॉफ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कॉफ़ी का वो आपका कर्नाटक है। और मैं टी की बात बता दूं, टी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपका असम है। सबसे ज़्यादा जो टी है वो अपने असम में उगती है, ठीक है। कॉफ़ी कर्नाटका में उगती है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स वैरायटी, आपको पता है इंडिया की कॉफ़ी अपनी वैरायटी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अरेबिका जो वैरायटी है कॉफ़ी की वो यमन से आई थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुडान हिल। सबसे ज़्यादा इनिशियली सबसे पहले जो कॉफ़ी थी वो सिर्फ बाबा बुडान हिल्स जो कि कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स के पास वहाँ पर उगाई जाती थी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करें, अभी हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉट सा नाम है इसका। हॉर्टिकल्चर वो होता है जहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर क्या होता है? जहाँ सिल्क को हमको रियर किया जाता है फॉर सिल्क, ठीक है। तो इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट फ्रूट। आपको पता है इंडिया के अंदर फ्रूट्स जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं और ट्रॉपिकल जो फ्रूट होते हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं। 13% पूरे वर्ल्ड का वेजिटेबल सिर्फ इंडिया उगाता है। 2016 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना, यानी फर्स्ट नंबर पे चाइना था। ये बहुत हर चीज़ में आ गया, ये दिक्कत करने में भी। मैंगोज़ की बात करें तो मैंगो आपको पता है इंडिया कुछ हॉर्टिकल्चर की क्रॉप जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। आम आपने सुना होगा, कोलापुरी आम बहुत ज़्यादा मशहूर है मुंबई में। जो नागपुरी संतरे बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के सेब बहुत ज़्यादा मशहूर है।
अब हम बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स वो होती है जो खाने के लिए यूज़ नहीं होती, जैसे रबड़। ठीक है, अगर रबड़ की बात करूँ तो वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इक्वेटर के पास हमारे पूरे अर्थ के बीच में से एक लाइन जाती है, उस पे उसके आसपास जो क्रॉप उगाई जाती है उसको इक्वेटोरियल क्रॉप कहते हैं। ठीक है, बट जो रबड़ है वो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक यानी इंडिया में भी अच्छी उग सकती है। इसके लिए आपको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ऑल्सो ग्रोन एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है रबड़ को। ठीक है, और इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए होती है उसको। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भी यूज़ की जाती है। पता ही है आपको, रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ें, अगर आप आसपास नज़र उठाकर देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें रबड़ से बनी हुई दिखेगी। ठीक है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो केरला। ये केरला आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, 9th में हमने पढ़ा होगा, सबसे पहली बारिश केरला के अंदर आती है और हमें बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए रबड़ उगाने के लिए। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबड़ का वो हमारा केरला है। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं। फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है जो धागे वाली क्रॉप होती है। तो आपको सबसे पहला फाइबर क्रॉप कौन कौन सी होती है? कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, और सिल्क हो गया। ओके, अगर सिल्क की बात करूँ ना, सिल्क उगाया नहीं जाता। ठीक है, सिल्क वर्म से निकाला जाता है। और रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर, और उसको सेरीकल्चर कहा जाता है जब हम नेचुरल सिल्क निकालते हैं अपने सिल्क वर्म से। ठीक है, कॉटन की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, यानी सबसे ज़्यादा कॉटन महाराष्ट्र में उगाया जाता है। और आपको पता ही है जो कॉटन है वो सबसे अच्छा कहाँ होता है? डेक्कन प्लेटो, और डेक्कन प्लेटो में ही महाराष्ट्र आता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा वगैरह बनाने के लिए कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, फर्स्ट पे है चाइना। ठीक है, और जो कॉटन है मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेटो वाले एरिया में जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पर बहुत अच्छा उगता है। जो कॉटन है खारीफ क्रॉप है, यानी मानसून के सीजन में उगाया जाता है, और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लो रेनफॉल चाहिए होती है कॉटन को। ठीक है, एंड जूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। एंड इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये रस्सी जो होती है ना वो जूट से ही बनी होती है और वो गोल्डन कलर की होती है, आपको पता ही है। हाई कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। वैसे तो जूट के बैग भी होते हैं बट ये हाई कॉस्ट के होते हैं, इसलिए नायलॉन एज ए ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है इसकी जगह। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है इसको उगाने के लिए। एंड फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल रिन्यू एवरी ईयर, ये उस एरिया में बहुत अच्छा उगती है जहाँ पर सॉइल है ना हर साल चेंज होती है। और इसलिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है, क्योंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होता है, कोस्ट के पास है, बंगाल बे ऑफ बंगाल के पास है, तो वहाँ पर जो सॉइल है वो हर साल चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म आए हैं इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में। ठीक है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं क्या क्या चेंज आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1947 के बाद जो जमींदारी सिस्टम है और जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है वो तो हमने किया ही, साथ में प्रोविजन ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फार्मर के लिए खोली, और भी बहुत सारी स्कीम फार्मर के लिए खोली। किसने? हमारी गवर्नमेंट ने। साथ ही में लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी फार्मर को। ठीक है, और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह ये भी बनाए जहाँ पर लोन बहुत अच्छा और बहुत कम इंटरेस्ट पे मिल सके फार्मर को। ठीक है, और एमएसपी भी डिक्लेयर किया, आपको पता है, अनाउंस किया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, ताकि ये जो बिचौलिए होते हैं ना वो खत्म हो सके। क्योंकि मैं क्या करता था पहले, जैसे मैं फार्मर हूँ तो मैं क्या करता था पहले किसी मिडल मैन को देता था, फिर वो गवर्नमेंट को देता था, तो वो अपना बहुत सारा प्रॉफिट बचाता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एमएसपी निकाल दिया कि आप डायरेक्टली फार्मर गवर्नमेंट को बेच सकता है। साथ में अब क्या था कि जो वेदर ब्रॉडकास्ट जो होता है, वेदर बुलेटिन होती है, और एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी टीवी पर चलाए जाने लगे गवर्नमेंट के द्वारा, और ग्रीन रेवोल्यूशन किया था एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। और साथ में जो ज़मींदारी सिस्टम था और जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग था उसको भी ख़त्म कर दिया। मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग यानी छोटे छोटे लैंड को मिलाकर एक बड़ा लैंड बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 के बाद, और जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब ज़मींदारी सिस्टम से ये एक टॉपिक है, दैट इज़ भूदान ग्रामदान। ठीक है, एंड इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद है ना बहुत सारे जो लैंडलेस लेबर थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन जो है वो दी किसको, लैंडलेस फार्मर को। तो इसी को भूदान ग्रामदान कहा जाने लगा, और इसको सबसे ज़्यादा इस पर्सन ने जिसने सपोर्ट किया था भूदान और ग्रामदान को, ठीक है, बड़े लेवल पे, उसका नाम है विनोबा भावे। इनको बोला जाता है कि बिल्कुल गांधी जी के समान थे, गांधी जी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। मैं आपको बता दूं 2010 और 11 में सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स थी, एम्प्लॉयमेंट जो देती थी, वो देता था अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अगर बात करूँ जो शेयर एग्रीकल्चर के सेक्टर का वो गिरता जा रहा है, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में देखोगे।
ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 में जो इकोनॉमिक्स का जो हमारे एग्रीकल्चर का शेयर है हमारी इकोनॉमिक्स में गिरता जा रहा है, जीडीपी में गिरता जा रहा है। ठीक है, क्या रीज़न है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे के प्रोडक्ट, दूसरी कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं बिकने के लिए, तो इससे हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रिड्यूस इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अब बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करते, वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इंडिया के फार्मर होते हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, मानसून पर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए मानसून पर डिपेंड होते हैं। तो मानसून नहीं आता तो बहुत दिक्कत होती है और हमारे एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होता है। साथ में पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी वगैरह देती थी, अब उसको भी डिक्रीज़ कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डिफ़िकल्ट इन रीचिंग द गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड द मिडल मैन, जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। किस लिए प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जो मिडल मैन है वही सारी की सारी फैसिलिटी को यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाती फैसिलिटी को। मतलब जो फार्मर है, जो गरीब फार्मर है, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती, वो हमेशा ऐसा होता है, उनको मिल ही नहीं पाती वो फैसिलिटी। ठीक है, अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर की। ठीक है, मतलब आप देख चुके हैं कि फार्मर को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, फार्मर को बहुत सारी दिक्कत आती है। ठीक है, सबसे पहले तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन से सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं मिलती, साथ में इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है और अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो दूसरी कंट्री और हमारे बीच में जो ट्रेड बढ़ा है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे एग्रीकल्चर में देखने को मिला है। क्या हुआ है? देखो, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्री प्रोडक्ट। जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो इंडिया के प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, वो इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप कंट्री के साथ क्या कम्पीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सस्ते दामों पे देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, बट हम अच्छी क्वालिटी तो देते हैं बस सस्ते दामों पर नहीं दे पाते। ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा है, इम्पोर्ट वगैरह बहुत कम है, हम सस्ते में इंपोर्ट करवा लेते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं जो सस्ती होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी अगर मैं भी अपनी भी बात करूँ तो हम क्या करते हैं, सस्ती चीज़ों की तरफ भागते हैं, इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करते। तो एक अपील भी रहेगी कि इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स निकालूंगा। ठीक है, 1-2 पेज नोट्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है हाई हील्ड वैरायटी सीड को डेवलप कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं न्यू हाइब्रिड वैरायटी सॉइल को, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, अब एक टॉपिक था जो मैंने ऊपर करवाया, दैट इज़, और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ ना करें, जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और था, फूड सिक्योरिटी, अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जब लोगों के लिए फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो, तो हम इसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और फूड सिक्योरिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, बफर स्टॉक का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर एक FCI है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर बहुत सारा फूड रखा जाता है, स्टॉक करके रखा जाता है, इसको बफर स्टॉक कहते हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, जो गरीब लोग होते हैं, जो फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको कम दामों पर फूड दिया जाता है और इसी के लिए राशन कार्ड भी बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बाकी तक भी पहुंचाओ। ठीक है, सबके फुल मार्क्स आने चाहिए, टारगेट है हमारा। ठीक है, एंड दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।